नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। पंजाब में आखिरी दांव, जट सिख और मजहबी सिख की राजनीति। पंजाब के किसान नेताओं को अमृतसर में भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान पसंद नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि भाजपा राज्य के दो प्रमुख समुदायों को बांटना चाह रही है। आमतौर पर सभी सिख हर जगह एक समुदाय के रूप में एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। उनमें से कोई अपनी पहचान जट सिख या मजहबी सिख के रूप में नहीं कराता है, लेकिन भाजपा इस पहचान को उभार रही है। किसान यूनियनों का फिक्र है कि अमृतसर में चुनाव अभियान गाँवों में मजहबी सिखों और जट सिखों के बीच दरार पैदा कर सकता है। ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को भाजपा के अमृतसर से उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू ने उन्हें एक दलित परिवार से मिलने से रोकने पर किसान नेताओं को बेशरम कहा। इस बयान से तमाम किसान संघों के बीच खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि पंजाब के किसान संघों में पूरा आंदोलन दोनों समुदायों ने मिलजुल कर चलाया है। संयुक्त किसान मोर्चा के स्वर्ण सिंह पंधेर ने कहा कि भाजपा दलित और जाट वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। इसके नेता पंजाब में नफरत और जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं। पंधेर ने कहा कि भाजपा राजनीति में जाट सिखों के खिलाफ दलितों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है। वे गाँवों में यूपी जैसी नफरत और जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं। वे दलितों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा के 7वें चरण में नवीन पटनायक कितने सीट संभाल पाएंगे? उड़ीसा के अंतिम चरण मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के लिए काफ़ी मुश्किल भरा साबित होने वाला है। मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर लोकसभा सीटें और 42 विधानसभा सीटें इस बार करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। विधानसभा की सभी 42 सीटें इन्हीं 6 लोकसभा सीटों में आती है, यानी जो भी पार्टी विधानसभा जीतेगी वही लोकसभा की भी सीटें निकाल पाएंगी। आखिरी चरण में 1 जून को होने वाला मतदान में लोकसभा चुनाव के लिए 66 उम्मीदवार, 42 विधानसभा सीटों के लिए 394 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेडी सिर्फ नवीन पटनायक के चेहरे और काम पर निर्भर है। दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस के पास राष्ट्रीय नेताओं की कमी नहीं है, जिनकी रैलियां यहाँ हो चुकी है या होने वाली है। मोदी बुधवार को उड़ीसा आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना और प्रताप सारंगी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा और बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता राजश्री मलिक ने अपनी अपनी सीटों पर जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया, लेकिन भाजपा का प्रचार काफ़ी प्रभावशाली दिख रहा है। इन सभी लोगों पर अपनी सीटें बचाने का दबाव है। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, पूर्व ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निरंजन पटनायक, राज्य के मंत्री अतनु सब्यसाची नायक, प्रताप देव और प्रीति रंजन घदाई और उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष प्रमिला मलिक भी जोर लगा रही है। लोकसभा के मुकाबले चंद विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की स्थिति बेहतर लग रही है। 2 साल में 8 करोड़ मजदूरों के नाम उड़ा दिए गए। बजट में भी कटौती। केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा से करीब 8 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों के नाम 2 साल के अंदर उड़ा दिए गए। पिछले 5 वर्षों में अकेले 2022-23 वित्तीय वर्ष में 20.47% नाम हटाए गए, जो सबसे ज़्यादा है। यह बात लिबटेक इंडिया और नरेगा संघर्ष मोर्चा की रिपोर्ट में कही गई है। दोनों सिविल सोसाइटी के एनजीओ हैं और अस्थायी मजदूरों के बीच काम करते हैं। रिपोर्ट में रजिस्टर्ड श्रमिकों की कमी को जबरदस्त बताया गया है। 2019-2020 में यह कमी 1.83% थी, जो 2022-23 में 20.47% पर पहुंच गई। 2022-23 में महज 4.24% नए श्रमिक शामिल हुए, जबकि 2023-24 में 9.87% श्रमिक हटाए गए और सिर्फ 4.18% नए जोड़े गए। मनरेगा के तहत काम पाने वाले अधिकांश श्रमिक गांव के गरीब और अनपढ़ लोग होते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक उनके बीच नई तकनीक लागू करने की जिद मोदी सरकार ने की। रिपोर्ट में योजना के लिए बजट की लगातार कटौती होती रही और मजदूरी भी भुगतान देरी से किया गया। रिपोर्ट अनपैकिंग मनरेगा 5 साल में क्या हुआ और चुनौतियाँ 2019-24 ने विस्तार से तमाम मुद्दों पर रोशनी डाली है। मोबाइल ने इन अनपढ़ और गरीब मजदूरों के लिए तमाम मुसीबतें पैदा कर दी। पीएम मोदी ने कहा, रविवार ईसाई से जुड़ा, हिंदुओं से नहीं। कांग्रेस बोली, अब आप आराम करें। प्रधानमंत्री मोदी अब रविवार को लेकर दिए बयान में सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि रविवार ईसाई समाज से जुड़ा है और हिंदू समाज से नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो ईसाई समाज छुट्टी मनाता था। ये परंपरा तब से शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री को अब रविवार से भी आपत्ति है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, रविवार की छुट्टी ईसाइयों के प्रभाव से शुरू हुई है, ये हिंदू संस्कृति से नहीं है। पूरा देश, पूरा विश्व फिर हंस रहा है। मोदी जी, जो बेरोजगार है वो संडे को भी बेरोजगार है और मंडे को भी। पेट्रोल की कीमत संडे को भी 100 रुपये की होती है और मंडे को भी। क्या ये आपकी प्राथमिकताएं हैं?
पवन खेरा ने कहा, आपकी प्राथमिकताएं पिछले 10 साल से गलत है। अब आप जाते जाते फिर से ये साबित करते जा रहे हैं कि आपकी प्राथमिकताओं का अंदेशा आपको 10 साल तक नहीं हुआ, इसलिए आज देश इस स्थिति में है। चलिए, अब आपको बहुत आराम करने का समय मिलेगा, थक गए होंगे, आराम कीजिए। अब जब भी मुंह खोलते हैं लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि आपको अब आराम की ज़रूरत है। कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया पीएम मोदी के बयान पर आई है। प्रधानमंत्री ने झारखंड के दुमका में रैली को संबोधित करते हुए कहा था, मुझे मेरे एक साथी बता रहे थे कि लव जिहाद शब्द पहली बार झारखंड में आया। झारखंड वालों ने ये शब्द दिया है। हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है। जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो ईसाई समाज छुट्टी मनाता है। ये परंपरा तब से शुरू हुई। रविवार हिंदुओं से जुड़ा नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा है। 200-300 साल से यह चल रहा है। अब इन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार की छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, ये क्या चल रहा है? अडानी चुनाव बाद खरीदेंगे 25 और एयरपोर्ट, क्या योजना वक्त से पहले हो गई लीक? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 28 मई को एक्स पर एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, वर्तमान प्रधानमंत्री की कृपा ने पहले ही अडानी ग्रुप को देश का एकमात्र प्राइवेट एयरपोर्ट संचालक बना दिया है। अब अडानी ने अन्य 25 हवाई अड्डों को बेचने की मोदी सरकार की दुष्टता से भरी योजना को लीक कर दिया है। करदाताओं के पैसे से बनाई गई ये सार्वजनिक संपत्तियां टेम्पो मैन को कौड़ियों के भाव बेची जा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि सत्ता में आने जा रही इंडिया गठबंधन की सरकार मोदानी घोटाले की कठोर जेपीसी जांच कराएगी। रमेश ने अपने ट्वीट के साथ फाइनेंशियल अखबार का भी लिंक दिया है, जहां यह खबर छपी है कि सरकार किस तरह 2025 यानी अगले साल तक देश के 2 दर्जन से ज़्यादा एयरपोर्ट को प्राइवेट क्षेत्र को सौंप देगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसको जानते हैं, तभी कांग्रेस और जयराम रमेश की आरोपी की पुष्टि हो सकेगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस खबर का खुलासा करते हुए कहा है कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स कम से कम 25 हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए तैयार हैं। अडानी एंटरप्राइजेज की प्रेजेंटेशन के मुताबिक सरकारी कंपनी भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण 2025 तक देश के 30 से 35 हवाई अड्डों को निजी क्षेत्र को बेचने या सौंपने के लिए टेंडर जारी करेगी। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग सरकारी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेकर अपने पोर्टफोलियो में और अधिक एयरपोर्ट को जोड़ेगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 35 सरकारी एयरपोर्ट लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बिकेंगे। योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में क्या सेंध लगा पाएगी सपा? गोरखपुर सीट बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती है। यह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ रही है। उनसे पहले भी उनके आध्यात्मिक गुरु इस सीट से चुनाव जीतते रहे थे, तो क्या इस सीट पर सपा उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे पाएंगी? आखिर अखिलेश यादव की सपा ने योगी के गढ़ को भेजने का कोई फार्मूला लगाया है या नहीं, इस सवाल का जवाब बाद में। पहले यह जान ले कि इस लोकसभा सीट पर क्या स्थिति है। गोरखपुर सीट पर 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में मतदान होना है। सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद और अभिनेता से नेता बने रवि किशन शुक्ला को मैदान में उतारा है। सपा ने काजल निषाद को मैदान में उतारा है। काजल एक भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री है। कहा जा रहा है कि रवि किशन और काजल निषाद के बीच ही सीधी टक्कर है। दरअसल उनका मुकाबला उस गोरखपुर सीट पर है जहां योगी आदित्यनाथ दशकों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ सीएम बनने से पहले इस निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे हैं। वह गोरखनाथ मठ के प्रमुख भी हैं। इसका पूर्वी यूपी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव है। योगी आदित्यनाथ के आध्यात्मिक गुरु महंत अवैधनाथ 1989 से हिंदू महासभा के साथ साथ भाजपा के टिकट पर 3 बार गोरखपुर से जीते थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 1998 में पहली बार चुनाव जीता। इसके बाद लगातार वह चुनाव जीतते रहे। इस तरह उन्होंने कुल मिलाकर लगातार 5 बार सीट जीती है। वह इस सीट से तब तक सांसद रहे जब तक कि वह यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बन गए। यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को पुतिन की चेतावनी, जिस देश के हथियार से रूस पर हमला होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार 28 मई को यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा, यूक्रेन जिस देश से मिले हथियारों से रूस पर हमला करेगा उस देश को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूसी मीडिया द मॉस्को टाइम के मुताबिक 2 दिन पहले कुछ पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने को कहा था। सबसे पहले लातविया के राष्ट्रपति एडगर्स रिंकीवेक्स ने इजाज़त दी थी। इसके बाद ब्रिटेन और स्वीडन ने भी यही किया। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन की लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइल भेजी थी। ये मिसाइल रूस के अंदर 250 किलोमीटर तक जा सकती है। इतना ही नहीं, स्वीडन ने यूक्रेन को सेल्फ एक्टिव तोपों की टेक्नोलॉजी भी भेजी है। इससे नाराज होकर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेताया कि उन्हें पता होना चाहिए कि वे लोग किसके साथ खेल रहे हैं।
खासकर यूरोप के छोटे देशों को। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर यूक्रेन ने रूस पर हमला किया तो इसके लिए सीधे पश्चिमी हथियार जिम्मेदार होंगे। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन में पश्चिमी देशों के भाड़े के सैनिक लड़ रहे हैं और इन्हें सबसे ज़्यादा फ्रांस भेज रहा है। इससे पहले सोमवार को यूक्रेन के सीनियर कमांडर ने कहा था कि सैनिकों को बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए फ्रांस से बातचीत चल रही है। इसी पर पुतिन ने कहा कि भाड़े के सैनिकों की आड़ में वहाँ विशेषज्ञ मौजूद हैं, लेकिन वे लोग भी रूसी सेना से हार जाएंगे। हम रूस को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट का दावा, फिर कोरोना जैसी महामारी आना तय। बोले, दुनिया इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं, जनता इसे चुनावी मुद्दा बनाए। ब्रिटिश सरकार के पूर्व चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र पैट्रिक वॉलेंस ने एक और महामारी की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय के बाद एक और महामारी का आना तय है। पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार ने आने वाली सरकार को इस पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी स्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अभी तक हम महामारी का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। ब्रिटिश वेबसाइट द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वॉलेंस ने कहा कि हमें इसकी शुरुआत में ही खतरों का पता लगाने के लिए बेहतर निगरानी तंत्र स्थापित करने की ज़रूरत है। वॉलेंस ने कहा कि यह सही समय है जब देश में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में महामारी के खतरे को मुद्दा बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने चुनाव के बाद आने वाली सरकार को महामारी की स्थिति में तेज डायग्नोस्टिक टेस्ट, जल्दी वैक्सीन उपलब्ध कराने जैसी चीज़ों का काम करने की सलाह दी है। वॉलेंस ने 2021 में G7 देशों के नेताओं की बैठक में कहा था कि महामारी के खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, रैपिड वैक्सीन और रैपिड ट्रीटमेंट कराने होंगे ताकि खतरे को कम किया जा सके। वॉलेंस ने अफसोस जताते हुए कहा कि 2023 तक G7 ने उसकी सलाह को भुला दिया। उन्होंने कहा कि यदि G7 या फिर G20 देशों के एजेंडे से महामारी का मुद्दा हटा दिया जाता है तो फिर स्थिति पहले जैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि महामारी से युद्ध की तरह ही निपटा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने पंजाब की रैली में कहा, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, MSP की कानूनी गारंटी देंगे, अग्निवीर स्कीम को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 29 मई को पंजाब के दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले लुधियाना में दाखा की दाना मंडी में रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देंगे, किसानों को बीमा का पैसा 30 दिन के अंदर मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की अग्निवीर स्कीम सेना पर आक्रमण है। इससे दो तरह के शहीद बनाए जा रहे हैं। सरकार बनने पर अग्निवीर स्कीम को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। यहाँ रैली करने के बाद राहुल फरीदकोट लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस की उम्मीदवार अमरजीत कौर साहा के और होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवार यामिनी गोमर के पक्ष में भी प्रचार करेंगे। इसी बीच राहुल गांधी शहीद अग्निवीर अजय के परिवार से मुलाकात करने भी जाएंगे। खन्ना के कस्बा मलौद के गाँव रामगढ़ सरदारा में राहुल गांधी आएंगे। दोपहर करीब 2 बजे आने का समय है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने का है। पहली बार किसी पार्टी ने खुलकर कहा है कि हम जीत गए तो संविधान बदल देंगे। बांग्लादेशी सांसद मर्डर केस, सेप्टिक टैंक में बाल मिले, दवा, कटा मांस भी बरामद, फ्लैट में मिले खून का DNA टेस्ट होगा। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार के मर्डर मामले में जांच टीम को मंगलवार को अहम सुराग मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने पुलिस के हवाले से बताया कि कोलकाता के एक फ्लैट के सेप्टिक टैंक में 3.5 किलो का कटा मांस और बाल बरामद किया गया है। इसी फ्लैट में अजीम अनार ठहरे थे। बंगाल CID और बांग्लादेश जासूसी विभाग की टीम ने फ्लैट की दोबारा जांच की है। पकड़े गए आरोपियों ने कबूला था कि इसी फ्लैट पर सांसद की हत्या की गई थी और शव के टुकड़े कर ठिकाने लगाया गया था। उधर कोलकाता के फ्लैट में मिले खून का बांग्लादेश पुलिस DNA टेस्ट करवा सकती है। इसके लिए अजीम अनार के एक रिश्तेदार का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। अनवारुल 12 मई को इलाज के लिए कोलकाता आए हुए थे। अगले दिन से ही वे लापता हो गए। इसके बाद 10 दिन बाद पुलिस ने खुलासा किया कि उनकी हत्या हो चुकी है। मामले में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 3 आरोपियों को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहीं एक आरोपी जिहाद हवलदार को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। सांसद की मौत की जांच के लिए बांग्लादेश डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की एक टीम कोलकाता पहुंची है। उनके हारूनन राशिद चीफ भी जांच के लिए भारत आए हैं। उन्होंने इसे निशंस और बर्बर हत्या बताया है। कोलकाता में बंगाल CID की मदद से सबूत जुटाए जा रहे हैं। अभी तक सांसद का शव बरामद नहीं किया जा सका है। टीम ने फ्लैट की सीवेज लाइन को पूरा तोड़ा है ताकि वहां से सबूत जुटाए जा सके। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।